नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को फ्रेम करने के लिए गृह मंत्रालय ने और 3 महीने का वक्त मांगा। संसदीय समिति को भेजने होते हैं नियम फ्रेम होने के बाद ही लागू होता है कानून। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। मंत्रियों और नेताओं ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला, राज्य न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी। गुर्जर समेत अति पिछड़ा वर्ग को पहले मिलता था 1% आरक्षण। वहीं कांग्रेस ने की महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग। राहुल बोले, गलत तरीके से हिरासत में रखना लोकतंत्र का नुकसान। प्रियंका ने कहा, सरकार का रवैया तानाशाही का प्रतीक। और नई शिक्षा नीति पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 6 साल में किसी से नहीं किया सलाह मशविरा, डॉक्यूमेंट जारी करने में भी की देरी। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बरकरार है। गृह मंत्रालय नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को फ्रेम करने के लिए 3 महीने का और वक्त मांग रहा है और एक आरटीआई याचिका से खुलासा हुआ है कि सीएए के कानून बनने के बाद भी अधिनियम के नियमों की जांच के दायित्व वाली संसदीय समिति को अब तक इसके नियम नहीं मिले हैं। ये अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अवैध प्रवासियों के लिए भारत का नागरिक बनने का रास्ता आसान बनाता है। आरटीआई पर सरकार के जवाब के मुताबिक अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, लेकिन सीएए पर भ्रम जारी है। ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय ने नियमों को फ्रेम नहीं किया है क्योंकि संसदीय समिति उनका इंतजार कर रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समूहों यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता का लाभ मिलने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। अधिनियम को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव वाला है और संविधान में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जल्द रिहा करने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत का लोकतंत्र तब क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार गैर कानूनी रूप से राजनेताओं को बंदी बना रही थी। ये सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने और बढ़ा दिया है। केंद्र ने उन्हें जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद रखा है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। तब से ही महबूबा मुफ्ती नजरबंद है और पिछले साल नवंबर में जब इनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जा रही थी तो उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने विरोध किया था। केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर सज्जाद लोन की नजरबंदी को खत्म कर दिया है और उन्हें रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार ने सज्जाद लोन पर मेहरबानी क्यों दिखाई और महबूबा मुफ्ती को लेकर सख्त क्यों है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जो भी बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है या बीजेपी के करीबी हैं, उन्हें बीजेपी नजरबंद से मुक्ति कर रही है और वहीं लेकिन जो उनके कट्टर विरोधी हैं उन्हें नजरबंद कर रखा गया है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाई गई है और यहाँ पर यह बात भी बता दें आपको कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की विचारधारा एक दूसरे से उलट है। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से महबूबा की सरकार गिर गई थी। महबूबा की सरकार गिरने के बाद राज्यपाल का शासन लगाया गया और फिर जब महबूबा और उमर ने सरकार बनाने की कोशिश की तो विधानसभा को ही भंग कर दिया गया और कहा गया कि फैक्स मशीन खराब था, इसीलिए फैक्स नहीं मिला था। उसके बाद तो अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया।
और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महबूबा मुफ्ती को रिहा करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा रवैया तानाशाही का प्रतीक है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की सबसे मजबूत शैली बातचीत से नजरें चुराने के लिए नेताओं की नजरबंदी को अपना हथियार बना रही है। महबूबा मुफ्ती को नजरबंद रखना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। उन्हें रिहा करना चाहिए। बढ़ते आगे, नई शिक्षा नीति पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सफाई दी है। निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। दरअसल नई शिक्षा नीति के संशोधित मसौदे में कहा गया है कि जो छात्र पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से एक या अधिक भाषा बदलना चाहते हैं वे ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में ऐसा कर सकते हैं। कमेटी के चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन ने भी कहा था कि किसी पर भी कोई भाषा नहीं थोपी जा रही। कस्तूरी रंगन ने कहा था कि नई शिक्षा नीति में अलग अलग भाषाओं पर ही जोर दिया गया है और किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जा रही है। हालांकि छोटे बच्चों को शुरुआती लेवल पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को सीखने में आसानी होगी और उनका ज्ञान बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हमारी ओर से शुरुआती वर्षों की पढ़ाई में भाषा के स्तर पर लचीलापन रखा जाएगा, कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी। और वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने कहा कि देश की शिक्षा नीति का चर्चा के बिना ही ऐलान कर दिया गया, वहीं संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। पल्लम राजू ने कहा कि जो शिक्षा नीति घोषित की गई है उसमें गुणवत्ता शिक्षा का अभाव है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपीए के समय जो काम किया गया था उसको लेकर आज की शिक्षा नीति में रोड मैप का अभाव है। कांग्रेस का कहना है कि जिस शिक्षा नीति को सरकार लागू करना चाहती है उसके लिए पैसा कहां से आएगा। 6 साल के लंबे अंतराल के बाद बगैर किसी चर्चा, राय मशवरे और परामर्श के शिक्षा नीति 2020 जारी कर दी गई। शिक्षा नीति जारी करने के कई दिन तक उसकी पूरी व्याख्या भी शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर लोड नहीं की गई। A broad comment that I have of the national education policy that has been announced is that it seems to be great on content and form, but lacking in substance in terms of the roadmap and the clarity of resources that are going to be allocated for its implementation. लीडर दिग्विजय सिंह ने भी मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता से बहुत परे है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार का एनईपी वास्तविकता से दूर है। भारतीय मतदाता अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा चाहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं शेखर से सहमत हूं। गांवों और छोटे शहरों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल फल फूल रहे हैं और गरीब परिवार भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता के लेख को शेयर करते हुए ये लिखा है। वहीं शेखर गुप्ता ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने लेख के जरिए नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो चुकी है, वैसे में हिंदी पर जोर देना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। उन्होंने लिखा है कि विदेशी छात्रों को अमेरिका में नौकरी या शिक्षा के लिए टोफल पास करना जरूरी होता है, जिसका शुद्धि से उच्चारण करना मुश्किल होता है। उन्होंने देश में भी अंग्रेजी की महत्ता को बताया है और जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किंग्स इंग्लिश से लेकर सिंह इंग्लिश तक की विविधता है। साथ ही कहा कि भले ही इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये समवर्ती विषय की सूची में है, जिसके तहत राज्यों के पास लागू करने का अधिकार है, लेकिन मौजूदा वक्त में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में इसे एजेंडा के तहत अधिकतर राज्यों में लागू किया जा सकता है। वहीं सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा है कि सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध जारी रहेगा। New education policy is leading to privatization, commercialization and communalization of Indian education, and it is going to deprive
access to education to the socially disadvantaged sections of our society and the Dalits and other poorer sections of the society. And we cannot accept this new education policy. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की यह जानकारी दी। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। एम्स के डॉक्टरों की एक टीम, आपको बता दें, जल्द ही मेदांता अस्पताल जाएगी और अमित शाह की जांच करेगी। वहीं अमित शाह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई मंत्रियों ने ट्वीट कर उन्हें जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अमित शाह जी, आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर फिर से उसी ऊर्जा के साथ देश की सेवा में लगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ईश्वर करे आप जल्द स्वस्थ हों। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है। वहीं टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शाह के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। ममता ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बारे में सुना, अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, मेरी प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का निधन हो गया है। कमला रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। कमला रानी वरुण कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। वे 18 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुई थी। बाद में इलाज के लिए उन्हें लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराया गया था। आपको बता दें, कमला रानी घाटमपुर से विधायक थीं और इससे पहले वे सांसद भी रह चुकी थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमला रानी वरुण के निधन पर शोक जताया है। यूपी सरकार ने कमला वरुण के निधन पर सूबे में एक दिन के राजकीय अवकाश का ऐलान किया है। प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। वहीं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के निपटने में नाकाम हो रही योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मैंने कई बार आगाह किया, लेकिन फिर भी समय रहते जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सैंपल देने के 1 सप्ताह बाद भी लोगों को कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिल रही है और जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट में देरी ना हो, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। स्थिति गंभीर होती जा रही है। वहीं अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अमिताभ बच्चन अपने घर पहुंच गए हैं। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया कि मेरे पिता का हाल ही में हुआ कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब वो घर पर ही आराम करेंगे। आप सभी की दुआओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने के बाद ट्वीट किया। अमिताभ ने कहा कि मेरा कोविड-19 नेगेटिव है, हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, मैं एकांत संगरोध में घर वापस आ गया हूं। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमिताभ बच्चन को 11 जुलाई को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बढ़ते आगे, अमेरिका के विदेशी मामलों के पैनल के हेड इलियट एंजेले ने कहा कि कोरोना महामारी की कवरेज कर रहे पत्रकारों को टारगेट करने पर मोदी सरकार की यहां उन्होंने कड़ी आलोचना की है। एंजेल ने द गार्जियन में छपी खबर को ट्वीट करते हुए सरकार की आलोचना की है।
एंजल ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई के बीच मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, प्रेस की आजादी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोकतांत्रिक सोसाइटी के लिए ये बेहद जरूरी है। द गार्जियन की एक खबर के मुताबिक कोरोना को लेकर कवरेज कर रहे 50 भारतीय पत्रकारों के खिलाफ या तो पुलिस ने केस दर्ज किए हैं या फिर उन पर हमला किया गया है। खबर में कहा गया है कि पुलिस ज्यादती का सामना कर रहे ज्यादातर स्वतंत्र पत्रकार हैं और वे भारत के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं। पत्रकारों का आरोप है कि सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-story library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान कैबिनेट ने राजस्थान न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने के लिए कैबिनेट ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब गुर्जर समेत अति पिछड़ा वर्ग के दूसरे अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के बजाय 5% आरक्षण मिलेगा। और वहीं कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान में अब 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। सीएम गहलोत ने 20 अगस्त से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने इसे कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बताया है। सीएम गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी का पूरा जीवन गरीब कल्याण को समर्पित रहा। राज्य सरकार ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। के नाम पर योजना प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो राजस्थान भर के अंदर 20 अगस्त राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जिससे कि हर व्यक्ति को भोजन मिल सके सस्ता 8 रुपये के अंदर। तो उसके लिए हमारी अच्छी मीटिंग हुई, पूरी तैयारी शुरू हुई है। दूसरा DSO को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी DSO के साथ, क्योंकि कोविड के अंदर अच्छा काम किया है विभाग ने भी। और वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस इस केस के प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रही है और वो इसके लिए पूरी तरह से सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस सच को सामने लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने इस केस को CBI को सौंपे जाने का विरोध किया है। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बीजेपी मुंबई पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता RK सिंह के कहना है कि मुंबई पुलिस ने केस में सतर्कता नहीं दिखाई, FIR भी दर्ज नहीं की। वहीं बीजेपी नेता संजय पासवान का कहना है कि CBI के पास केस जाने के बाद मुंबई और बिहार पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन का मामला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि CM नीतीश ने भी CBI से जांच की बात कही है। नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही है CBI की, तो गार्जियन तो कह ही रहे, पूरा बिहार कह रहा है। तो मुझे लगता है कि CBI को केस सौंपने का तो अनुशंसा CM की ओर से हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और CBI के पास एक बार केस चला है तो फिर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस का जो अपना मामला जो रिस्ट्रिक्शन का है वो फिर रहेगा नहीं। इसलिए मुझे भी लगता है कि अविलंब ये केस को CBI अपने अंदर में ले ले और अपने स्तर से ही उसका जो इन्वेस्टिगेशन करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा।
और वहीं जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई से कराने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जांच करने में बिहार पुलिस सक्षम है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग नहीं करने के भी आरोप लगाए। अब ये आरोप लगाना कि इसमें राजनीति है, ये उन चीज़ों को छिपाने का प्रयास है जो सामने नहीं आ पा रही हैं। सर्वविदित है कि इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनसे प्रेस ने भी और मुंबई पुलिस ने भी पूछताछ की है। सब सर्वविदित है कि वहाँ बड़े पूंजीपति, बड़े फिल्म निर्माता और पुलिस अधिकारियों के बीच में एक गठबंधन होता है, जिसका नतीजा है कि अब तक भी सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिला है। बिहार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई राजनीति नहीं है। हाँ, हम सुशांत के परिवारजनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। और वहीं एक्टर सुशांत राजपूत के मौत मामले की जांच दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है। बिहार पुलिस की ओर से पटना के एसपी विनय तिवारी जांच को लीड कर रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में है। बिहार पुलिस इस सिलसिले में सुशांत सिंह राजपूत और उनके पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के परिजनों से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस सोमवार को दिशा के परिवार से पूछताछ कर सकती है। वहीं मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी ने अपने 2 अधिकारियों के साथ दिशा के परिवार से पूछताछ कर सकते हैं कल। और इस मामले पर आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने नया खुलासा किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें से कोई भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था। सुशांत के एक सिम का रजिस्ट्रेशन उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर था। और बिहार पुलिस और सुशांत के फोन कॉल्स रिकॉर्ड्स भी खंगाले जा रही है। वहीं बिहार पुलिस ने इस सिलसिले में निर्देशक कुशल जावेरी का बयान रिकॉर्ड किया है। और वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुशांत मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पटना पुलिस मुंबई पुलिस से कई प्रकार के कागजात और सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रही है, जो उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मुंबई पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कागजात देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है और जिन 40-50 लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। हम लोग रिया चक्रवर्ती से कह रहे हैं कि उसे सामने आना चाहिए और बातें बतानी चाहिए। आखिर वो भाग क्यों रही हैं? कुछ क्योंकि हमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए, वो अभी हमें नहीं मिला है। जैसे हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीओ की कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास घटनास्थल की वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज वहाँ के नहीं है, मुंबई पुलिस ने किससे किससे क्या इंट्रोगेशन किया है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाला है उसकी जानकारी नहीं। ये सारी चीज़ें हमको जब मुंबई पुलिस से मिल जाएंगी तो अब हम साक्ष्यों की समीक्षा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। संजीत के परिवार वालों ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। वहीं कानपुर के बर्रा से लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एएसपी अपर्णा गुप्ता और बर्रा के सीईओ मनोज गुप्ता समेत 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अपहर्ताओं ने 26 जून को संजीत यादव की हत्या कर लाश पांडु नदी में फेंक दी थी और इसके बाद पुलिस को चकमा देकर 13 जुलाई को 30 लाख की फिरौती भी वसूल ली थी। कानपुर बर्रा 5 निवासी चमन सिंह यादव के इकलौते बेटे संजीत यादव का 22 जून की शाम को अपहरण हो गया था और दूसरे दिन परिवार के लोगों ने थाने में बेटे के लापता होने की तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। वहीं संजीत यादव केस की जांच सीबीआई को देने पर संजीत यादव की मां और बहन का कहना है कि सीबीआई जांच से ही सच सामने आएगा। जांच की मांग की थी और अपने भाई की शव की बरामदी के लिए कहा था कि जैसा है जिस साल में मुझे मेरा भाई दिया जाए। कल रक्षाबंधन है, इसलिए मैंने अपने भाई की बरामदी की बात कही। सीबीआई जांच की हामी भर दी गई है, मगर सीबीआई जांच से तो केवल जो आरोपी हैं उन्हीं को सज़ा दिलवाएंगे। मगर हमारा कहना एक ये भी है कि जिस हाल में जैसा है मेरा बच्चा हमको दिया जाए और जितने आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए। वहीं पंजाब में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 99 हो गई है। तरनतारन में 75, अमृतसर में 12, बटाला में 12 लोगों की जान गई है।
वहीं पुलिस ने इस मामले में 25 को किया है गिरफ्तार, जिसमें महिला भी शामिल है। पंजाब पुलिस लगातार आपको बता दें छापेमारी कर रही है। पटियाला में पुलिस अवैध शराब की फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लताड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुखिया मामले में राजनीति ना करें। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग की है। केजरीवाल ने दावा किया है कि स्थानीय पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में अवैध शराब से जुड़ा कोई भी मामला हल नहीं किया है। पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब में अवैध शराब पीने के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं और राज्य सरकार को ऐसे माफिया पर लगाम लगाने के लिए फौरन कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये मामला फौरन सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से अवैध शराब का कोई भी मामला हल नहीं किया है। और वहीं पंजाब विधानसभा में उपनेता सर्वजीत सिंह मानुके ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सफल सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧ ਗਈ। ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 85 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ कि मेरे तो ये गलती हुई है। और वहीं कांग्रेस विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंजाब सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई कर रही है। जो सरकार पंजाब में सत्ता में आई थी ये कह के कि वो नशे को ख़त्म करेगी, उस राज में जितनी भरपाई, जितनी बड़ा 70 पर ये नशा बरत रहा है, ये साफ कर दिया कि सरकार चलाने वाली पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर इस सारे किस्से में इन्वॉल्व हैं। उनको सरकार घेरे तो सरकार की मान पर एतबार होगा नहीं है। ऐसे लग रहा है कि ये मगरमच्छ के आंसू फेंक के ये गरीबों के खून पी के ये मामले को दबाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये कार्रवाई से पंजाब के लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।